अच्छा, कभी सोचा है कि सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली लीडर्स को कौन गाइड करता था? मतलब जब स्टीव जॉब्स, लैरी पेज या जेफ बेजोस जैसे लोगों को सलाह की जरूरत पड़ती थी तो वो किसके पास जाते थे? जवाब है बिल कैम्पबेल। एक ऐसा नाम जो शायद ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा, पर जिनकी विरासत $1 ट्रिलियन से भी कहीं ज्यादा की है। तो चलिए इस गुमनाम से लगने वाले कोच की इस अविश्वसनीय कहानी को समझते हैं। ये बात है साल 2016 की। बिल के मेमोरियल पर उनके दोस्त पैट गैलागर ने ये शब्द कहे थे। बस एक पल के लिए सोचिए, एक इंसान और उसके 2000 सबसे अच्छे दोस्त। ये एक लाइन ही ये बताने के लिए काफी है कि बिल का लोगों पर कितना गहरा और व्यक्तिगत प्रभाव था। और उस मेमोरियल में कौन-कौन मौजूद था, जरा वो लिस्ट देखिए। गूगल के फाउंडर्स, फेसबुक के कर्ता धर्ता, एप्पल और अमेज़न के सीईओ। टेक्नोलॉजी की दुनिया के इतने बड़े-बड़े नामों का एक जगह इकट्ठा होना, ये अपने आप में बिल के कद को दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मल सम्मान नहीं था, ये एक गहरा पर्सनल कनेक्शन था। तो सवाल यही उठता है, आखिर कौन था ये आदमी और क्यों टेक्नोलॉजी के सबसे पावरफुल लोग भी उन्हें इतना मानते थे, उनसे इतना प्यार करते थे? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज की इस पड़ताल में ढूंढने वाले हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जो खुद कभी स्पॉटलाइट में नहीं रहा, बल्कि एक कोच था जिसने पर्दे के पीछे से इतिहास की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों को बनाने में मदद की। बिल की कहानी सिलिकॉन वैली की चमक दमक से शुरू नहीं होती। नहीं, वो शुरू होती है पेंसिल्वेनिया के एक स्टील टाउन से। उनके पिता स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर थे और साथ ही मिल में भी काम करते थे। तो मतलब एक बहुत ही साधारण शुरुआत जो आगे चलकर उनकी असाधारण सफलता के साथ एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट बनाती है। फुटबॉल के मैदान पर भी बिल कोई बहुत विशालकाय खिलाड़ी नहीं थे। 5 फीट 10 इंच, 165 पाउंड, बिल्कुल सामान्य कद काठी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उनकी सफलता शारीरिक ताकत से नहीं आई थी, बल्कि उनकी जिद, उनकी स्मार्टनेस और उस कभी हार न मानने वाले जज्बे से आई थी। उनकी टीम के साथियों ने उन्हें एक निकनेम दिया था, बॉल्जी। ये उनके बेहद साहसी और निडर खेल के अंदाज को दिखाता था। वो मैदान पर सच में एक आग का गोला थे। वो बार बार गिरते थे, लेकिन हर बार उठकर फिर से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। चलिए अब कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर चलते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी के बाद बिल बने एक हेड फुटबॉल कोच, और यही यही उनकी सबसे बड़ी असफलता ने उनकी सबसे बड़ी ताकत की नींव रखी। ये आंकड़े देखिए, 12 जीत, 41 हार और 1 टाई। ये एक कोच के तौर पर उनके रिकॉर्ड का कठोर सच है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेहनत नहीं की, लेकिन नतीजे कभी आए ही नहीं। तो वो असफल क्यों हुए? बिल ने खुद इसका जवाब दिया था। उनका कहना था कि एक फुटबॉल कोच के लिए जो जरूरी सख्ती चाहिए, वो उनमें थी ही नहीं। वो अपने खिलाड़ियों की भावनाओं की बहुत ज्यादा परवाह करते थे। किसी खिलाड़ी को टीम से निकालने से पहले वो ये सोचते थे कि उस इंसान को कैसा महसूस होगा। और यही कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जो दया, जो सहानुभूति उन्हें एक असफल फुटबॉल कोच बना रही थी, वही गुण उन्हें बिजनेस की दुनिया का एक महान कोच बनाने वाला था। 39 साल की उम्र में फुटबॉल कोचिंग को अलविदा कहकर बिल ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। ये सिलिकॉन वैली का शुरुआती दौर था, जिसे वाइल्ड वूली वेस्ट भी कहा जाता था, और बिल ने इस नई दुनिया में बहुत तेजी से अपनी जगह बना ली। उनकी तरक्की की रफ्तार तो देखिए, हैरान करने वाली थी। कुछ ही सालों में वो एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर क्लेरिस और इंट्यूइट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ। ये दिखाता है कि उनमें बिजनेस चलाने की एक जबरदस्त नेचुरल काबिलियत थी। एप्पल के मशहूर 1984 विज्ञापन की कहानी तो अपने आप में एक मिसाल है। जब बिल और उनकी टीम ने यह विज्ञापन एप्पल के बोर्ड को दिखाया, तो बोर्ड को यह जरा भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यह बहुत महंगा और विवादास्पद है। बोर्ड ने यहां तक पूछ लिया कि क्या सुपर बोल का वो महंगा एयरटाइम किसी और को बेचा जा सकता है। अब बिल के सामने एक बड़ा फैसला था, बोर्ड की बात माने या अपनी टीम और अपनी सोच पर भरोसा करें। और बिल ने अपने उसी बॉल्जी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, भाड़ में जाए, चलो इसे चलाते हैं। उन्होंने बोर्ड को बताए बिना वो विज्ञापन चलवा दिया, और वो विज्ञापन इतिहास के सबसे सफल विज्ञापनों में से एक बन गया। ये उनकी निडर लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, अब हम बिल के करियर के आखिरी और सबसे प्रभावशाली अध्याय पर आते हैं। सीईओ के तौर पर सफल होने के बाद वो एक फुल टाइम कोच बने, लेकिन इस बार फुटबॉल के मैदान पर नहीं, बल्कि सिलिकॉन वैली के बोर्ड रूम में। $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा,
ये वो अनुमानित वैल्यू है जो बिल ने एप्पल में स्टीव जॉब्स और गूगल में एरिक श्मिड जैसे लीडर्स को कोच करके बनाने में मदद की। सोचिए जरा, ये उनकी कोचिंग के प्रभाव का कितना जबरदस्त पैमाना है। तो वो असल में करते क्या थे? बिल का मानना था कि हर महान टीम में मशीन में तनाव होता ही है। मतलब जब स्मार्ट और महत्वाकांक्षी लोग एक साथ काम करते हैं तो उनके विचारों और ईगोस का टकराव होता है। बिल का काम सिर्फ एक एक व्यक्ति को सलाह देना नहीं था, बल्कि पूरी टीम को एक साथ कोच करना था, ताकि ये तनाव टीम को तोड़ने की बजाय एक रचनात्मक ताकत बन सके। और उन्होंने किसे किसे कोच किया, जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये अविश्वसनीय है। स्टीव जॉब्स से लेकर जेफ बेजोस तक, गूगल के सीईओ से लेकर फेसबुक की सीईओ तक, यहां तक कि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर और स्पोर्ट्स लेजेंड्स भी शामिल थे। उनका प्रभाव वाकई बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? बिल की कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यहीं पर यह सब हमारे लिए एक साथ जुड़ता है, हमारे काम आता है। आज के बिजनेस की सच्चाई यही है कि सफलता के लिए बेहतरीन टीमें चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने देखा, बेहतरीन टीमों में अक्सर बहुत तनाव होता है, बहुत टकराव होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सब बिल कैम्पबेल जैसे कोच को काम पर नहीं रख सकते, तो फिर ये कोचिंग कौन करेगा? टीमों के इस तनाव को कौन संभालेगा और उन्हें एकजुट कौन करेगा? और यहीं बिल की विरासत का निचोड़ है, उनका सबसे बड़ा सबक, कि हर टीम का सबसे अच्छा कोच उसका अपना मैनेजर होता है। मैनेजर का काम सिर्फ काम करवाना नहीं, बल्कि विश्वास और अपनेपन का एक माहौल बनाना है। कोचिंग अब कोई अलग से करने वाला काम नहीं है, ये अच्छे मैनेजमेंट का, अच्छी लीडरशिप का दिल है, उसका सार है। और अंत में बिल के व्यक्तित्व की एक आखिरी झलक, जब उन्होंने अपने दोस्त पैट गैलेगर को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए चुना, तो उनका आखिरी निर्देश था, गड़बड़ मत करना। ये उनकी बेबाकी, उनका ह्यूमर और उनकी शख्सियत को पूरी तरह से दर्शाता है। एक ऐसा कोच जिसने दुनिया बदल दी, लेकिन अंत तक जमीन से जुड़ा रहा। तो क्या एक मैनेजर और एक लीडर एक ही चीज है? सिलिकॉन वैली के लेजेंडरी कोच बिल कैम्पबेल के लिए इसका जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए उनके नजरिए से समझते हैं कि सिर्फ मैनेजमेंट से आगे बढ़कर सच्ची लीडरशिप आखिर कमाई कैसे जाती है। तो ये सवाल उठता है कि आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में क्या हमें मैनेजर्स की सच में जरूरत है, या फिर वो बस एक पुरानी व्यवस्था का हिस्सा हैं जो इनोवेशन को, आप जानते हैं, धीमा करती है। चलिए जरा साल 2001 में चलते हैं। गूगल के जो फाउंडर्स थे, लैरी और सर्गे, उनको लगता था कि टॉप लेवल के इंजीनियर्स को किसी मैनेजर की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस आज़ादी चाहिए होती है। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। अपनी पूरी इंजीनियरिंग टीम से मैनेजर्स को ही हटा दिया और इसका नाम रखा गया डिसॉग। और नतीजा बिल्कुल उम्मीद के खिलाफ। कुछ ही महीनों में इंजीनियर्स खुद ही कहने लगे कि उन्हें मैनेजर्स वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिससे वो कुछ सीख सके, जो उन्हें गाइड कर सके, और सबसे जरूरी, जो मुश्किल फैसलों में बीच का रास्ता निकाल सके, टाई ब्रेक कर सके। तो ये एकदम साफ हो गया कि अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत तो है। और यहीं पर बिल कैम्पबेल की फिलॉसफी सामने आती है। उनके लिए ना बात सिर्फ मैनेजर बनने की नहीं थी, बल्कि लीडरशिप कमाने की थी। देखिए, मैनेजर तो एक टाइटल है, एक पद है, लेकिन लीडरशिप वो चीज है जो लोग आपको देते हैं। मैनेजर प्रोसेस पर ध्यान देता है, जबकि लीडर ये पक्का करता है कि उसके लोग आगे बढ़ें और खुद को वैल्यूड महसूस करें। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है जो डोना डुबिन्स्की की सलाह से आई है। उन्होंने ये बात बिल कैम्पबेल से तब कही थी जब बिल एक नए सीईओ के तौर पर अपनी टीम को बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज कर रहे थे। और ये सलाह बिल के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। इस बात ने उनके दिमाग में ये चीज एकदम पक्की कर दी कि सच्ची लीडरशिप किसी टाइटल से नहीं आती, उसे अपनी टीम से कमाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि ये लीडरशिप कमाई कैसे जाती है? कैम्पबेल के लिए जवाब बहुत सीधा साधा था और इसकी नींव एक ही विचार पर टिकी है, सब कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने इसे इट्स द पीपल मैनिफेस्टो कहा, मतलब ये लोगों के बारे में है। उनका मानना यह था कि एक मैनेजर का पहला और सबसे जरूरी काम अपनी टीम के लोगों की भलाई और उनकी सफलता सुनिश्चित करना है। जब लोग एक ऐसे माहौल में होते हैं जो उनकी एनर्जी को बढ़ाता है, तो वे वाकई कमाल का काम करते हैं। और ये माहौल 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। सबसे पहला, सपोर्ट। अपनी टीम को वो हर चीज दें जो उन्हें सफल होने के लिए चाहिए।
दूसरा है रिस्पेक्ट, उनके पर्सनल करियर गोल्स को समझें और उनकी इज्जत करें। और आखिर में सबसे जरूरी ट्रस्ट, उन्हें अपना काम करने की पूरी आज़ादी दें और ये भरोसा करें कि वो बेहतरीन नतीजा देंगे। ठीक है, तो ये फिलॉसफी असल में काम कैसे करती है? बिल कैम्बेल के पास मैनेजर्स के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स थे, खासकर मीटिंग्स और वन ऑन वंस को लेकर। टीम मीटिंग्स के लिए उनका एक बड़ा सिंपल लेकिन जबरदस्त नियम था। ट्रिप रिपोर्ट से शुरुआत करें। मतलब काम की बात शुरू करने से पहले टीम का हर सदस्य अपने वीकेंड या किसी हालिया अनुभव के बारे में कुछ पर्सनल शेयर करें। इसका मकसद सिर्फ गपशप करना नहीं था, बल्कि टीम के बीच एक असल कनेक्शन बनाना था, एक ह्यूमन कनेक्शन, जिससे आपसी समझ और फैसले लेने की क्षमता बेहतर होती थी। और वन ऑन वन मीटिंग्स, उसके लिए बिल का एक तय ढांचा था। ये सिर्फ काम के परफॉर्मेंस की समीक्षा नहीं थी, ये एक मौका था सहकर्मियों के साथ रिश्तों पर, लीडरशिप पर और नए आइडियाज़ पर बात करने का। उनके मुताबिक किसी को आगे बढ़ने में मदद करने का ये सबसे बेहतरीन मौका होता है। लेकिन लोगों को आगे बढ़ाने का मतलब सिर्फ उन्हें सपोर्ट करना ही नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि कभी-कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, खासकर तब जब टीम में एक राय ना बन पा रही हो। बिल कैम्बेल को सर्वसम्मति यानी कॉन्सेंसस से सख्त नफरत थी। उनका मानना था कि हर बार सबकी हां का इंतजार करने से ना ग्रुप थिंक पैदा होता है, जहां लोग सबसे अच्छे आइडिया के बजाय सबसे सेफ आइडिया को चुन लेते हैं। उनका मॉडल था गोल मेज के पीछे सिंहासन। अब इसका मतलब यह नहीं कि लीडर कोई राजा है, इसका मतलब है कि उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। लीडर का काम है कि वो एक ऐसा माहौल बनाए जहां सब अपनी बात खुलकर रख सकें, जहां आइडियाज पर बहस हो। लेकिन जब फैसला लेने का वक्त आए और कोई एक राय ना बन पाए, तो फिर ये लीडर की जिम्मेदारी है कि वो फाइनल कॉल ले, भले ही वो फैसला पॉपुलर ना हो। तो ये प्रोसेस दिखता कैसा है? सबसे पहले तो सारे आइडियाज को टेबल पर आने दो, फिर सबसे बेस्ट आइडिया तक पहुंचने के लिए एक हेल्दी बहस को बढ़ावा दो, और जब जरूरत पड़े तो एक लीडर के तौर पर फैसला लो और उस पर डटे रहो। मकसद सिर्फ एकमत होना नहीं है, बल्कि सबसे अच्छे नतीजे पर पहुंचना है। तो इन सब बातों को अगर मिला दें तो एक मैनेजर का असली काम है क्या? ये सिर्फ काम सौंपना या नतीजों की समीक्षा करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल का मानना था कि स्टीव जॉब्स भी एक महान लीडर तभी बन पाए जब वो पहले एक महान मैनेजर बने। जब वो एप्पल वापस आए तो उन्होंने सिर्फ बड़े विजन पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि कंपनी को चलाने की हर छोटी से छोटी डिटेल पर काम किया। इससे एक बात साफ होती है, प्रेरणा देने वाली लीडरशिप बेहतरीन मैनेजमेंट की बुनियाद पर ही खड़ी होती है। आखिर में एक महान मैनेजर एक महान कोच की तरह होता है। जैसा कि फुटबॉल लेजेंड रॉनी लॉट ने कहा था, महान कोच रात भर जागकर ये सोचते हैं कि आपको बेहतर कैसे बनाया जाए। वे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो लोगों को उनकी अपनी काबिलियत से भी आगे निकलने के लिए प्रेरित करता है। और ये सच में एक सेल्फलेस काम है, दूसरों को आगे बढ़ाने का काम। तो फिर एक मैनेजर की असली विरासत क्या है? बिल कैम्बेल के मुताबिक ये कोई पद, कोई अधिकार या करिश्मा नहीं है। ये उन लोगों की सफलता है जिनका उन्होंने नेतृत्व किया। असली विरासत एक ऐसा माहौल बनाना है जहां महान लोग फले, फूले और कामयाब हो सकें। और शायद यही वो सवाल है जो हर लीडर को खुद से पूछना चाहिए। बिल कैम्बेल, सिलिकॉन वैली के वो महान कोच जिनकी कोचिंग ने $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की वैल्यू बनाने में मदद की। आज हम देखने वाले हैं कि उनके लीडरशिप प्लेबुक के वो कौन से जरूरी सिद्धांत थे जिन्होंने गूगल, एप्पल और अमेज़न जैसी कंपनियों के लीडर्स को बनाया। तो कहानी शुरू होती है एक इंटुइट बोर्ड मीटिंग से। कंपनी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। बोर्ड चाहता था कि भविष्य के लिए शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को छोड़ दिया जाए, लेकिन सीईओ बिल कैम्बेल इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो अनुशासन चाहते थे। और जब ऐसा लग रहा था कि पूरा बोर्ड उनके खिलाफ जा चुका है, तब जॉन डोअर ने ये एक लाइन कही जिसने सब कुछ बदल दिया। जॉन डोअर के उस एक फैसले ने, अपने सीईओ को बैक करने के फैसले ने, विश्वास की नींव पर एक मजबूत रिश्ता बनाया। और सच पूछे तो यही विश्वास, यही ट्रस्ट बिल कैम्बेल की असली सुपर पावर थी। ये उनके हर काम का, हर रिश्ते का, उनकी पूरी फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट था। बिल का तरीका था एक ऐसी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, एक एनवेलप ऑफ ट्रस्ट बनाना। मतलब एक ऐसा माहौल जहां लोगों को पता हो कि वे सेफ हैं, वे गलती कर सकते हैं, वे खुलकर अपनी बात रख सकते हैं और कोई उन्हें जज नहीं करेगा। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? गूगल ने जब अपनी सबसे सफल टीमों पर रिसर्च की तो पाया कि नंबर 1 कारण उनकी सफलता का यही मनोवैज्ञानिक सुरक्षा थी।
तो चलिए सीधे इस प्लेबुक में जंप करते हैं और विश्वास बनाने के उन 4 मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी सवाल से, टीम में होना किसे चाहिए? पहला सिद्धांत बिल्कुल सीधा और साफ है। सिर्फ उन्हें ही सिखाओ जो सीखने के लिए तैयार हैं। बिल का मानना था कि उनका समय बहुत कीमती है और इसे उन लोगों पर लगाना ही सबसे सही है जो सच में बदलना और बेहतर होना चाहते हैं। एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है जॉनथन रोजनबर्ग के गूगल में जॉब इंटरव्यू का। इंटरव्यू के आखिर में बिल कैंपबेल ने उनसे बस एक सवाल पूछा, क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? जॉनथन ने थोड़ा मजाक में कह दिया, अरे ये तो कोच पर निर्भर करता है। और बस बिल उठकर जाने लगे। उन्होंने कहा कि जो लोग ज्यादा होशियार बनते हैं वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। जॉनथन के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक था। बिल के लिए ना ये मामला एकदम ब्लैक एंड व्हाइट था। एक तरफ वो लोग थे जो ईमानदार थे, विनम्र थे और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक थे, और दूसरी तरफ वो थे जिन्हें लगता था कि उन्हें सब कुछ पता है। बिल की दुनिया में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। अच्छा, तो जब सही लोग टीम में आ गए तो सवाल यह है कि बिल उनसे जुड़ते कैसे थे? उनका तरीका कोई ऑर्डर देना या भाषण देना नहीं था। उनका तरीका था सुनना। अब बिल के लिए सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं था, ये एक एक्टिव प्रोसेस था। सबसे पहले वो अपना पूरा 100% ध्यान देते थे, मतलब फोन साइड में, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पर फोकस। फिर वो ऐसे सवाल पूछते थे जो सोचने पर मजबूर कर दें, जो मुद्दे की जड़ तक ले जाएं। और आखिर में वो कभी जवाब नहीं देते थे, बल्कि अपनी कहानियों से, अपने अनुभवों से रास्ता दिखाते थे। और इस बात को बेन होरोविट्ज कितने बढ़िया तरीके से बताते हैं। बिल का मकसद कभी भी जवाब देना था ही नहीं, बल्कि लोगों को इतना सशक्त बनाना था कि वे अपने जवाब खुद खोज सकें। वो लोगों को मजबूत बनाना चाहते थे, उन पर निर्भर नहीं। और पता है, जब कोई इतनी गहराई से किसी की बात सुनता है ना, तो यही सुनना अगले सबसे जरूरी कदम के लिए एक मजबूत नींव रखता है। और वो कदम है पूरी ईमानदारी से, बिना किसी लाग लपेट के बात करना। ये लाइन बिल ने चेक के सीईओ डैन रोसेनस्वेग से कही थी। डैन ने कंपनी को डूबने से तो बचा लिया था, पर अब ग्रोथ एकदम रुक गई थी। तो बिल एक दिन मजाकिया सा हरे रंग का आई शेड पहनकर उनके ऑफिस गए और बिना किसी भूमिका के सीधे ये चुभने वाली लेकिन 100% सच्ची बात कह दी। तो सवाल ये है कि बिल की ये कड़वी ईमानदारी काम क्यों करती थी? क्योंकि ये हमेशा सच्ची परवाह से आती थी। लोगों को ये पता था कि बिल उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनाने के लिए टोक रहे हैं। यही बैलेंस, सच्ची परवाह और सीधी चुनौती, यही उनकी कोचिंग का असली जादू था। और इसके लिए बिल के कुछ सिंपल से नियम थे। इंतजार मत करो, फीडबैक उसी वक्त दो। सबके सामने कभी नहीं, आलोचना हमेशा अकेले में करो। और बात को घुमाओ मत, पूरी ईमानदारी से सीधे मुद्दे पर आओ। इन नियमों से फीडबैक हमेशा असरदार और कंस्ट्रक्टिव रहता है। तो देखिए, जब आप विश्वास बनाते हैं, जब आप पूरी ईमानदारी से फीडबैक देते हैं, तो इन सब का नतीजा क्या होता है? ये सब मिलकर एक लीडर की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी भूमिका को जन्म देता है, अपनी टीम के अंदर हिम्मत भरना। ये एक लाइन ये बिल के पूरे प्रभाव को बता देती है। उनका काम सिर्फ सलाह देना या रणनीति बनाना नहीं था, उनका असली काम था लोगों को ये विश्वास दिलाना कि वो कुछ भी असाधारण कर सकते हैं। देखिए, ज्यादातर टीमों में ना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, और वो है डर, असफल होने का डर। और इसी डर की वजह से लोग बड़े जोखिम लेने से बचते हैं और हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं। और बिल के हिसाब से इसका समाधान क्या है? एक लीडर का काम है अपनी टीम को उनकी खुद की बनाई हुई सीमाओं से आगे धकेलना, जैसा उन्होंने ट्विटर के सीईओ डिक कॉस्टेलो के साथ किया था, जब उन्होंने उन्हें एक छोटे सेफ सौदे के बजाय एक बड़ा और साहसी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। तो अगर हम बिल कैंपबेल की इस पूरी प्लेबुक को समेटें, तो ये इन मुख्य स्तंभों पर टिकी है। सबसे पहले, विश्वास की एक मजबूत नींव रखो। सिर्फ उन लोगों को चुनो जो सीखने को तैयार हैं। गहराई से सुनो, पूरी परवाह के साथ, पूरी ईमानदारी से बात करो, और आखिर में अपनी टीम में हिम्मत और साहस का संचार करो। तो अब आखिरी सवाल ये नहीं है कि बिल ने क्या किया, बल्कि ये है कि इन सबको से हम क्या सीख सकते हैं।
याद रखिए, हर किसी को एक कोच की जरूरत होती है, और हाँ, हर कोई किसी न किसी के लिए एक कोच बन सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसे कोच के बारे में, एक ऐसा इंसान जिसने स्टीव जॉब्स को गाइड किया, गूगल के फाउंडर्स को बिखरने से बचाया और सिलिकॉन वैली के न जाने कितने बड़े बड़े नामों को बनाया। वो थे बिल कैम्पबेल, और आज हम उन्हीं के लीडरशिप के सीक्रेट्स को समझने वाले हैं। सोचिए क्या होता अगर गूगल अपने आईपीओ से ठीक पहले ही टूट जाता। सुनने में ये शायद एक हाइपोथेटिकल सवाल लगे, है ना? पर नहीं, टेक हिस्ट्री में एक मोमेंट ऐसा आया था जब ये लगभग सच होने ही वाला था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बस बिखरने वाली थी। तो ये कहानी है उस क्राइसिस की जिसने गूगल को लगभग तोड़ ही दिया था, और उस एक कोच की जिसकी वजह से ऐसा हो नहीं पाया। तो हुआ ये कि क्राइसिस की शुरुआत एक बहस से हुई। गूगल के फाउंडर्स चाहते थे कि कंपनी पर उनका लॉन्ग टर्म कंट्रोल रहे, लेकिन बोर्ड चाहता था कि एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन हो। जब बोर्ड ने सीईओ एरिक श्मिड्ट से चेयरमैन का पद छोड़ने को कहा तो बात बहुत बढ़ गई। एरिक को इतना बुरा लगा कि उन्होंने बिल कैम्पबेल को फोन किया और कहा, मैं कंपनी छोड़ रहा हूं। बिल ने एरिक श्मिड्ट से सीधे सीधे बिना लाग लपेट के कहा, तुम्हारा घमंड कंपनी के भले के आड़े आ रहा है। देखिए, उन्होंने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस किया एरिक की फीलिंग्स पर और टीम के लिए उसकी जिम्मेदारी पर। उन्होंने बस एक बात याद दिलाई, पर्सनल ईगो से कहीं बढ़कर टीम होती है, टीम हमेशा सबसे पहले। और यही वो सोच है जिसने गूगल को बचाया। यही बिल कैम्पबेल का सबसे जरूरी सिद्धांत है, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसने उनके हर फैसले को गाइड किया और सिलिकॉन वैली को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बिल के लिए लोग हमेशा, मतलब हमेशा पहली प्रायोरिटी थे। जब भी कोई चैलेंज आता था तो उनका पहला सवाल ये नहीं होता था कि प्रॉब्लम क्या है, वो पूछते थे इस पे कौन काम कर रहा है और क्या ये टीम सही है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर टीम सही है तो वो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लेगी। और ये जो स्लाइड है ना, ये एकदम क्लियर कर देती है कि एक टिपिकल मैनेजर और बिल जैसे कोच में क्या फ़र्क है। मैनेजर का ध्यान होता है प्रॉब्लम पर, कोच का ध्यान होता है टीम पर। मैनेजर डेटा देखता है, कोच लोगों को समझता है। मैनेजर सॉल्यूशन ढूंढता है, कोच ये पक्का करता है कि टीम खुद सॉल्यूशन ढूंढ ले। एक प्रॉब्लम पर काम करता है, दूसरा टीम पर। कितना बड़ा फर्क है ना? तो सवाल ये है कि इस फिलॉसफी को असलियत में कैसे लाया जाए। एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाने के लिए बिल के वो कौन से मेन प्रिंसिपल्स थे, चलिए देखते हैं। बिल के लिए ये 4 क्वालिटीज किसी भी टीम मेंबर के लिए बिल्कुल जरूरी थी। स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि नई चीजों को तेजी से सीखकर उनके बीच कनेक्शन बनाने की एबिलिटी। और उसके साथ चाहिए थी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सबसे जरूरी, गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने का जज्बा। लेकिन इन 4 क्वालिटीज के अलावा भी एक चीज थी जो बिल के लिए नॉन नेगोशिएबल थी। वो थी टीम फर्स्ट एटीट्यूड। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई इसे बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, ये उस खिलाड़ी की तरह है जो भले ही बेंच पर बैठा हो, लेकिन अपनी टीम के लिए जोर जोर से चीयर कर रहा है। ये कोई दिखावा नहीं कर सकता, ये असली भावना है। और यही वो नींव है जिस पर एक मजबूत टीम खड़ी होती है। एक और किस्सा सुनिए। जब शेरिल सैंडबर्ग ने गूगल ज्वाइन किया तो बिल उनसे बार बार एक ही सवाल पूछते थे, आप यहाँ करती क्या हैं? उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उनका पिछला एक्सपीरियंस क्या था या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। वो बस ये जानना चाहते थे कि वो हर रोज असल में क्या काम कर रही हैं। बिल का भरोसा करने वालों पर था। ये कहानी है एप्पल की डेबी बियोंडोलिलो की। वो अक्सर एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स में पीछे दीवार के सहारे लगी कुर्सियों पर बैठ जाती थीं। बिल ने उन्हें देखा और कहा, वहां पीछे क्या कर रही हो, टेबल पर आओ। वो हमेशा महिलाओं को लीडरशिप की भूमिका में आगे आने के लिए पुश करते थे। और बिल का डाइवर्सिटी में भरोसा सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, ये डेटा पर आधारित था। रिसर्च भी यही कहती है कि जिन टीमों में महिलाएं ज्यादा होती हैं वो कलेक्टिवली ज्यादा स्मार्ट होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी टीमों में सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो इमोशनल संकेतों को भी बेहतर ढंग से समझ पाती हैं। अच्छा, तो एक बेहतरीन टीम बना ली, पर ये तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं लीडरशिप के रोजमर्रा के चैलेंजेस की, जैसे कि लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी और फेलियर को कैसे हैंडल किया जाए। ये फ्रेज सुना है, द एलिफेंट इन द रूम, मतलब वो सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। बिल का मानना था कि एक कोच का काम है उस हाथी को पहचानना
और इससे पहले कि वो प्रॉब्लम जहरीली बन जाए, उसे सबके सामने लाकर सबसे पहले सॉल्व करना। जैसे कि आईफोन 3G की लॉन्चिंग फेल होने के बाद एप्पल की टीम में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। बिल का तरीका बड़ा सिंपल था। पहले लोगों को अपनी भड़ास निकालने दो, जो भी शिकायतें हैं उन्हें खुलकर रखने दो, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद तुरंत बातचीत को सोल्यूशन की तरफ मोड़ो और आगे बढ़ो। अतीत में अटके रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता। ये पावरफुल एडवाइस बिल ने चेग के सीईओ डैन रोजनसवेग को दी थी। डैन एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और कंपनी छोड़ने वाले थे। बिल ने उन्हें याद दिलाया कि एक लीडर होने के नाते पूरी तरह से कमिटेड रहना ही टीम को मोटिवेट कर सकता है। आधा अधूरा मन किसी काम का नहीं। इफ यूर इन, बी इन। ये एक बहुत सीधा सवाल है जो हर लीडर को खुद से पूछना चाहिए। बिल ने अपनी एक गलती से ये सीखा था कि फेलियर के टाइम पर अपनी टीम पर चिल्लाने का मतलब है उन्हें हमेशा के लिए खो देना। मुश्किल वक्त में टीम को डांट नहीं, लीडरशिप चाहिए होती है। एक कोच का शायद सबसे जरूरी काम यही होता है, लोगों के बीच की खाई को भरना। मतलब ध्यान से सुनना, टेंशन को भांप लेना और किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को बड़ा होने से पहले ही खत्म कर देना। सच कहूं तो एक कोच टीम के लिए उस गोंद की तरह है जो सबको जोड़कर रखता है। चलिए अब इन सभी लेसन्स को एक साथ जोड़कर एक पूरी फिलॉसफी को समझते हैं कि आखिर सफलता के असली मायने क्या हैं। ये छोटा सा किस्सा बिल की प्रायोरिटीज को एकदम साफ कर देता है। एक बार वो अपनी मिडिल स्कूल फुटबॉल टीम की प्रैक्टिस ले रहे थे और उसी दौरान स्टीव जॉब्स का कॉल आया और उन्होंने वो कॉल इग्नोर कर दिया। वो उन बच्चों को ये दिखाना चाहते थे कि उस 1 घंटे के लिए दुनिया में उनसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है। टीम हमेशा सबसे पहले। जीत के लिए सिर्फ जीतना काफी नहीं था, उनके लिए ये ज्यादा जरूरी था कि टीम कैसे जीत रही है। क्या वो जीत ईमानदारी से, कमिटमेंट के साथ और सही तरीके से हासिल की गई है। उनके लिए जीत का तरीका खुद जीत से भी ज्यादा मायने रखता था। और इसी एक सोच के साथ हम इस चर्चा को खत्म करते हैं। सहानुभूति या एम्पैथी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल टूल है। ये लीडरशिप को सिर्फ ज्यादा असरदार ही नहीं, बल्कि ज्यादा खुशी देने वाला भी बनाता है। जब लोगों की परवाह की जाती है तो काम बोझ नहीं, बल्कि एक आनंद बन जाता है। और आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, हमारे आसपास, हमारी टीम्स में किसे आज एक कोच की जरूरत है? क्योंकि बिल की इन बातों को असलियत में बदलने के लिए शायद किसी को बस वो पहला कदम उठाने की जरूरत है, बस शुरुआत करने की। सोचिए, सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े और सफल कोच, उनकी कामयाबी का राज क्या था? प्यार। जी हाँ, प्यार। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? लेकिन इसी एक चीज ने खरबों डॉलर की कंपनियां बनाने में मदद की। चलिए आज समझते हैं बिल कैम्पबेल के इस अनोखे तरीके को। जरा सोचिए, कंपनी में आपका पहला दिन है और आपका स्वागत एक जोरदार हग और इस गाली के साथ हो। ये कोई मजाक नहीं है, ये था ब्रैड स्मिथ का बिल कैम्पबेल से पहला इंट्रोडक्शन। और हाँ, यही था बिल का अनोखा अंदाज। तो सवाल ये उठता है कि जो इंसान मिलते ही गालियां देता हो, वो गूगल, एप्पल, अमेज़न इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के दिग्गजों का सबसे भरोसेमंद सलाहकार आखिर बना कैसे? जवाब सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं। जवाब है प्यार। जी हाँ, बिल का तरीका गुस्से या आप कह सकते हैं अग्रेशन पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी और सच्ची परवाह पर टिका था। और वो इसे सीधे सीधे प्यार ही कहते थे। तो चलिए बिल के इस अनोखे तरीके को थोड़ा और करीब से समझते हैं। उनके जो मशहूर हग्स और कर्ज थे, मतलब गले लगाना और गालियां देना, वही उनकी लीडरशिप का बेस था। अच्छा, यहाँ जिस प्यार की बात हो रही है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल है। इसे फैंसी एकेडमिक्स भाषा में कंपैनियोनेट लव कहते हैं। मतलब अपने साथ काम करने वालों के लिए एक स्नेह, एक करुणा, एक देखभाल की भावना। सिंपल शब्दों में कहें तो लोगों को ये महसूस कराना कि उनकी परवाह की जाती है। देखिए, अक्सर ऑफिस में क्या होता है, एक आम धारणा है कि अगर कोई बहुत वार्म है, बहुत प्यार से बात करता है, तो वो शायद काम में उतना अच्छा नहीं होगा। इसे कॉम्पेंसेशन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन बिल कैम्पबेल ने इस सोच को पूरी तरह से तोड़ दिया। जैसा कि गूगल के सर्गे ब्रिन ने कहा था, बिल एक तेज दिमाग और गरम दिल का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन थे। और बिल का प्यार जताने का तरीका भी भाई बिल्कुल ही अनोखा था। ये अक्सर गालियों और तीखी बातों के रूप में बाहर आता था।
सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे की जो भावना थी वो हमेशा सच्ची होती थी। ये देखिए, ये हैं उनकी कुछ मशहूर कहावतें जिन्हें बिलिज्म कहा जाता था। जैसे नंबर 10, तुम्हें ये शर्ट साफ करवाकर जला देनी चाहिए। सुनने में बहुत कठोर लगता है ना? लेकिन जिन लोगों से वो ये कहते थे, वो जानते थे कि ये बिल का कहने का तरीका था कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और बेहतर करो। तो ये सब काम कैसे करता था? बिल का जो पहला सिद्धांत था वो था सिर्फ एम्प्लॉय की नहीं बल्कि पूरे इंसान की परवाह करना। गूगल की सीएफओ रूथ पोराट बहुत अच्छी बात कहती हैं। वो कहती हैं वो आपकी पूरी शख्सियत की परवाह करते थे। इसका मतलब ये था कि बिल के लिए सिर्फ काम नहीं बल्कि लोगों की पर्सनल लाइफ, उनका परिवार, उनकी फीलिंग्स, ये सब भी उतना ही जरूरी था। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है सुंदर पिचाई का। सुंदर की हर हफ्ते बिल के साथ जो मीटिंग होती थी वो हमेशा परिवार और वीकेंड की बातों से शुरू होती थी, काम की बात बाद में। सुंदर कहते हैं कि ये उनके लिए एक लवली रीसेट जैसा था। ये उन्हें याद दिलाता था कि भाई काम से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है। और ये जो सम्मान था ना, ये सिर्फ बड़े बड़े अधिकारियों के लिए नहीं था। वो एक स्टोर के सेल्स पर्सन से लेकर एप्पल के बोर्ड मेंबर्स तक सबसे एक जैसा बर्ताव करते थे। हर कोई उनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो ठीक है, परवाह तो थी, लेकिन बिल इस देखभाल को एक्शन में कैसे लाते थे? उनका अगला सिद्धांत था खुलकर सपोर्ट देना, एक कम्युनिटी बनाना और सबकी मदद करना। एक सीन की कल्पना कीजिए। एक हाई प्रेशर मीटिंग चल रही है। गूगल के जो वीआर के हेड हैं, क्ले बेवर, वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स को एक नया प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। जाहिर है माहौल थोड़ा तनाव वाला है। और तभी कमरे के पीछे से बिल कैम्बल जोर से 5 बार ताली बजाते हैं। सिर्फ 5 बार। क्ले बेवर इसे परकसिव क्लैप कहते हैं। ये कोई लंबी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं थी, बस एक छोटा सा इशारा था जो कह रहा था ये बहुत बढ़िया है। और बस उस एक हरकत ने पूरे कमरे का माहौल ही बदल दिया। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? सिद्धांत ये है, लोगों की सफलताओं का खुलकर जश्न मनाइए। सिर्फ मन में नहीं बल्कि उसे जाहिर कीजिए। आपका एक छोटा सा एनकरेजमेंट भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। बिल जो थे ना, वो कम्युनिटी बनाने में माहिर थे। वो हर साल अपने दोस्तों के लिए सुपर बॉल की एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते थे। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इसके लिए पैसे भी छोड़े ताकि उनके जाने के बाद भी चलता रहे। इतना ही नहीं, वो एक लोकल बार में हर शुक्रवार को लोगों को इकट्ठा करते थे। नियम सिर्फ एक था, काम की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ आपस में कनेक्ट करना है। और हाँ, वो मदद करने में बहुत विश्वास रखते थे। एक बार क्या हुआ, यूट्यूब की हेड सुजैन वॉट्स्की को एक कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन नहीं मिल पा रहा था। बिल ने बस कुछ फ़ोन कॉल्स किए और अगले ही दिन इनविटेशन उनके इनबॉक्स में था। इसे कहते हैं 5 मिनट का फेवर। मतलब ऐसी मदद जिसमें आपका बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन सामने वाले के लिए वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। बिल का एक और बहुत ज़रूरी सिद्धांत था। वो उन लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे जो कंपनियां शुरू करते हैं, यानी कि फाउंडर्स। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक कंपनी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं फाउंडर्स, जो विजन और जुनून लाते हैं, और दूसरे होते हैं ऑपरेटर्स, जो उस विजन को हकीकत में बदलते हैं। बिल का मानना था कि कंपनी की आत्मा को जिंदा रखने के लिए फाउंडर्स को हमेशा सम्मान देना और उन्हें साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। जब डिक कोस्टोलो ट्विटर के सीईओ बने तो बिल ने उन्हें एक बहुत ही कीमती सलाह दी। उन्होंने कहा, याद रखना, तुम आज सीईओ हो, कल नहीं रहोगे, लेकिन वो लोग हमेशा फाउंडर रहेंगे। तुम यहाँ उनकी मदद करने के लिए हो। ये एक बहुत गहरी समझ थी कि असली विजन आखिर आता कहाँ से है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी चीज़ें हमारे स्वभाव में नहीं है तो क्या किया जा सकता है? मतलब बिल के इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे उतारा जाए? एडोबे के पूर्व सीईओ ब्रूस चिज़न ने इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया। इसे हम एलिवेटर चैट कह सकते हैं। जब भी आप किसी कॉलीग से मिलें, चाहे लिफ्ट में या कॉरिडोर में, बस रुकें, हेलो कहें और पूछें, आजकल किस चीज़ पर काम चल रहा है? और फिर सबसे ज़रूरी बात, ध्यान से सुनें। ये एक छोटा सा कदम भी ना कनेक्शन बनाने की एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकता है। और आखिर में हॉल ऑफ फेम क्वार्टरबैक स्टीव यंग की ये बात सब कुछ बयां कर देती है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम की महानता का राज उनका एक दूसरे के प्रति प्यार था। जब आप एक दूसरे की परवाह करते हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल समय में भी आप एक साथ खड़े रहते हैं।
तो सवाल यही है कि बिल कैम्पबेल के इन सिद्धांतों से सीखते हुए एक ज्यादा मजबूत और कनेक्टेड टीम बनाने के लिए वो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है जो उठाया जाए। ये सोचने वाली बात है ना। नमस्ते। आज हम एक ऐसे कोच की कहानी समझने वाले हैं जिन्हें सिलिकॉन वैली का सीक्रेट वेपन भी कहा जाता था, बिल कैम्पबेल। एक ऐसा इंसान जिसने गूगल, एप्पल और अमेज़न के टॉप लीडर्स को तराशा, लेकिन उनका अंदाज बहुत ही अलग था। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा इंसानियत की है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है टेक इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम से, एरिक श्मिड्ट, जो गूगल के पूर्व सीईओ और चेयरमैन रह चुके हैं। अब जरा सोचिए, एक इंसान जो अपनी फील्ड में बिल्कुल टॉपर है, जिसके पास पावर है, सफलता है, उसे एक हग की यानी गले लगने की जरूरत क्यों महसूस होगी? सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए इसी सवाल में इस पूरी कहानी का सार छिपा है। एरिक श्मिड्ट ने गूगल में लगभग 17 साल बिताए। 2001 में वो सीईओ बने, फिर 2011 में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और आखिर में 2017 में उन्होंने अल्फाबेट से विदा ली। ये एक बहुत लंबा और अविश्वसनीय रूप से सफल सफर था और अब उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। देखिए, बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट था। कंपनी शानदार काम कर रही थी, नए लीडर्स तैयार थे, ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ था। लेकिन एरिक को अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक खालीपन सा था, जैसे इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे जरूरी चीज थी, वो इंसानियत, वो कहीं खो गई थी। और वो जो कमी थी, वो थी बिल कैम्पबेल की। बिल हमेशा से एरिक के साथ हर बड़े मोड़ पर एक कोच, एक दोस्त की तरह खड़े रहे थे, पर इस बार बिल उनके साथ नहीं थे और उनके बिना ये सब कुछ एक ठंडी बिजनेस डील जैसा लग रहा था। वो गर्मजोशी, वो अपनापन कहीं गायब था, जो बिल की सबसे बड़ी पहचान थी। एरिक की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल की तरफ ले जाती है। आखिर लीडर्स को कोच की जरूरत पड़ती ही क्यों है, खासकर तब जब वो इतने कामयाब हों। ये स्लाइड एक लीडर के दो चेहरों को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक चेहरा दुनिया के लिए है, आत्मविश्वास से भरा, शक्तिशाली और स्वतंत्र। लेकिन एक दूसरा चेहरा भी होता है, जो अंदर छिपा होता है। वो भी एक आम इंसान है, जिसे कभी-कभी असुरक्षा महसूस होती है, जिसे तारीफ और पुष्टि की जरूरत होती है, और जो सबसे ऊपर की उस कुर्सी पर अक्सर बहुत अकेला महसूस करता है। तो असल बात ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज के समय में कोचिंग कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है। ये हर अच्छे मैनेजर के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर कोई एक बेहतरीन मैनेजर बनना चाहता है, तो उसे एक बेहतरीन कोच बनना ही होगा। बस इतनी सी बात है। तो अब सवाल उठता है कि बिल कैम्पबेल ऐसा क्या करते थे? चलिए उनकी उस मशहूर कोचिंग प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि वो कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। बिल का अंदाज एकदम खरा और सीधा था, जैसा कि उनका ये मशहूर कोट बताता है। वो साफ कहते थे, मैं यहाँ पैसे या स्टॉक के लिए नहीं हूँ, मेरा काम सिर्फ मदद करना है और मैं सीधी बात करूँगा, खरी बात करूँगा, कोई बकवास नहीं। उनके सिद्धांतों का एक बड़ा हिस्सा टीम और काम करने के तरीके पर फोकस करता था। पहला, मैनेजमेंट बेहतरीन होना चाहिए। दूसरा, टीम सबसे पहले है, कोई भी इंसान टीम से बड़ा नहीं हो सकता। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल मुद्दा है, जिसे सब नज़रअंदाज कर रहे हैं, उससे भागो मत, सबसे पहले उसी का सामना करो। लेकिन उनके सिद्धांत सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं थे, वो रिश्तों की बात करते थे। उनका मानना था कि रिश्ते भरोसे पर बनते हैं। वो कहते थे कि लोगों को ध्यान से सुनो, पूरी तरह से, और सबसे बड़ी बात, वो ऑफिस में प्यार और देखभाल जैसे शब्दों को लाने से हिचकते नहीं थे। तो ये थे बिल के सिद्धांत। अब वापस एरिक श्मिड्ट की कहानी पर लौटते हैं, ये देखने के लिए कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम आते हैं, तब भी जब बिल खुद वहां मौजूद ना हो। जब एरिक के दोस्त और सहयोगी जॉनथन रोजनबर्ग ने देखा कि एरिक इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने खुद से बस एक ही सवाल पूछा, अगर आज बिल कैम्पबेल यहाँ होते तो वो क्या करते? और इसका जवाब सीधा बिल की प्लेबुक से आया। पहला, एरिक को आगे की राह बनाने में मदद करो। दूसरा, उन्हें वो पुष्टि दो, वो एहसास कराओ कि वो कितने अहम हैं, शायद उन्हें वो हक दो जिसकी उन्हें उस वक्त जरूरत थी। और तीसरा, उनके आसपास लोगों का एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाओ। और जॉनथन ने बिल्कुल यही किया। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि बिल इस बात को गहराई से समझते थे कि बिजनेस आखिर में इंसानों के बारे में ही होता है।
जब आप प्यार, मकसद और समुदाय जैसी इंसानी ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं तो बिजनेस के नतीजे अपने आप बेहतर होने लगते हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे ज़्यादातर लीडर्स नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से पे पहुंचते हैं। बिल कैम्पबेल अपनी कामयाबी को नापते कैसे थे? उनका यार्डस्टिक, उनका पैमाना क्या था? बिल ने अपनी कोचिंग के लिए लगभग कभी भी पैसे नहीं लिए। जब कोई उनसे पूछता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका जवाब होता था, अगर आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है तो दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बने। उनका मानना था कि उन्होंने अपने करियर में ज़रूरत से ज़्यादा कमा लिया है और अब समय वापस देने का है। और बस यही था बिल कैम्पबेल का पैमाना। उनकी सफलता इस बात से नहीं मापी जाती थी कि उन्होंने कितने पैसे कमाए, बल्कि इस बात से कि उन्होंने कितने लोगों को एक महान लीडर बनने में मदद की। यही उनकी असली विरासत थी। इस किताब को लिखने के लिए 80 से ज़्यादा टॉप लीडर्स से बात की गई और उनमें से हर एक ने ये माना कि उनकी कामयाबी के पीछे बिल का बहुत बड़ा हाथ था। 80 से ज़्यादा लोग, ये संख्या अपने आप में बताती है कि बिल का पैमाना कितना शक्तिशाली था। बिल कैम्पबेल की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सब अपनी सफलता को कैसे मापते हैं? पैसे से, पद से, या उस असर से जो हम दूसरों की जिंदगी पर छोड़कर जाते हैं? सोचने वाली बात है कि हमारा पैमाना क्या होगा।